आइए आज हम एक खास दस्तावेज को समझने की कोशिश करते हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उपचार C12 पर आधारित है। हम ये देखेंगे कि इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये रेमेडी आखिर है क्या, ये बनती कैसे है और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ बताया गया है। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है कि आखिर ये C12 रेमेडी है क्या। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि एक ही दवा को 200 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये C12 बनता किस चीज से है और सोर्स के मुताबिक ये शरीर के किन हिस्सों पर काम करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। इस दस्तावेज के अनुसार C12 कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में 4 अलग अलग रेमेडीज को मिलाकर बनाया गया है। C1, S7, S8 और A1। सोर्स मटेरियल में इन्हें बेसिक कंपोनेंट्स बताया गया है। ये साफ है कि इन चारों को मिलाकर ही C12 तैयार होता है। तो अब जब ये 4 रेमेडीज मिल गईं, तो ये काम कहाँ करती हैं? दस्तावेज कहता है कि ये मिश्रण शरीर के 3 मेन सिस्टम्स को टारगेट करता है: ब्लड सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 3 सिस्टम्स पर असर की वजह से इसका इस्तेमाल इतने सारे मामलों में होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि C12 क्या है और कहाँ काम करने का दावा करता है, पर इसका असल काम क्या है, मतलब ये करता क्या है? सोर्स इस बारे में बिल्कुल साफ है। देखिए, सोर्स मटेरियल इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहता है। C12 का जो खास असर है वो तीव्र दाह यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन पर होता है। और ये जो एक लाइन है ना, यही इसके लगभग हर इस्तेमाल की जड़ है। अब इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए दस्तावेज में एक बहुत ही खास उदाहरण दिया गया है, कार्बंकल का। तो ये कार्बंकल होता क्या है? सोर्स के मुताबिक ये एक तरह का बड़ा फोड़ा है जहां स्किन के नीचे कई सारे इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें एक साथ जुड़कर एक बड़ा इन्फेक्शन बना देती हैं। और ये ज्यादातर होता कहाँ है? दस्तावेज कहता है कि आमतौर पर गर्दन, कंधों या जांघों पर देखने को मिलता है। लेकिन कहानी सिर्फ कार्बंकल पर खत्म नहीं होती। असल में C12 का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा बताया गया है। चलिए देखते हैं कि इसकी भूमिका और कितनी फैली हुई है। तो देखिए, C12 को 2 बड़ी कैटेगरीज में रखा गया है। एक तरफ हैं जीर्ण रोग, मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं, क्रॉनिक बीमारियां, उनके लिए इसे अत्यंत उपयोगी कहा गया है। और दूसरी तरफ हैं संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज। यहां इसकी भूमिका डबल हो जाती है। ये बीमारी से बचाता भी है और उसका इलाज भी करता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? देखिए, ये शुरू होता है त्वचा के पुराने इन्फेक्शंस या ग्लैंड्स की सूजन जैसी चीजों से। फिर ये शरीर के और अंदर जाता है, फेफड़ों, लिवर और किडनी में होने वाले फोड़ों, जिन्हें एब्सेस कहते हैं, वहां तक। और बात यही नहीं रुकती। इसका जिक्र उन संक्रामक बीमारियों के लिए भी है जो बार बार होती हैं और पूरे शरीर पर असर डालती हैं। मतलब इसका दायरा सच में बहुत ही बड़ा बताया गया है। तो सवाल ये है कि जब एक ही दवा इतनी सारी अलग अलग बीमारियों में काम आ रही है, तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? क्या सबके लिए एक ही तरीका है? नहीं, इसके लिए एक खास पैटर्न बताया गया है। पूरे दस्तावेज में एक फॉर्मूला बार बार आता है। हर बीमारी के लिए 3 चीजें बताई गई हैं। एक होगी मुख्य औषधि या मेन रेमेडी, दूसरी होगी सहायक औषधि या असिस्टेंट रेमेडी, और तीसरी जो बहुत जरूरी है वो है एक खास डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब है दवा की पावर या पोटेंसी। तो हर बीमारी के लिए इन तीनों का एक खास कॉम्बिनेशन तय किया गया है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। देखिए, कार्बंकल हो या फेफड़ों का पुराना फोड़ा, दोनों में मेन रेमेडी C12 ही है और डाइल्यूशन भी D200 है। लेकिन अगर हम लिम्फ नोड की सूजन या बार बार होने वाले फोड़ों को देखें, तो मेन रेमेडी तो C12 ही है, पर डाइल्यूशन बदलकर D30 हो गया। और हाँ, साथ में असिस्टेंट रेमेडी भी बदल रही है। तो इससे एक सिस्टम समझ में आता है कि कैसे एक ही मेन दवा को अलग अलग पावर और अलग अलग असिस्टेंट दवा के साथ मिलाकर कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम इस सबको एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक ही दवा है जिसे अलग अलग डाइल्यूशन और कॉम्बिनेशन में 200 से भी ज्यादा बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर बीमारी को लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नजरिया क्या है? वो बीमारी को किस तरह से देखती है? ये सवाल ही इस पूरी पद्धति के दिल में है।